ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। दरअसल ये जो गीत है ये 1962 का इंडिया चाइना वॉर जब होता है और जब भारत चाइना से इस वॉर में हार जाता है, तो जो हमारे वीर शहीद सैनिक हैं उनको लेकर के इस गाना को लता मंगेशकर जी गाती हैं, और जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो रो पड़ते हैं और साथ साथ में समस्त देशवासी रो पड़ते हैं। और जब भी आज लता मंगेशकर जी नहीं हैं, लेकिन आज भी हम उनके संगीत को याद करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और हमेशा इस गीत को हम याद करते रहेंगे। लेकिन इस गीत के पीछे ये जो 1962 का वॉर है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखोगे भारत आज़ाद 1947 में हो चुका था, और उसके बाद से आप देखेंगे तो हम 1965, 1971, 1999 हमने 3 बार पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा और हम हर बार जीते हैं। इवन 1947 से 49 के बीच में भी पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा, हम हर बार जीते हैं। लेकिन 1962 का वॉर हम चाइना के साथ हार गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम चाइना के साथ उस वॉर में हार जाते हैं? तो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विथ रजत एंड खुशी। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, और भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। वहीं आप देखेंगे चाइना, तो 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत जाती है अंडर माओ जेडोंग। और इसी के बाद में आप देखोगे 1954 में बीजिंग विजिट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जहां पर वो स्लोगन देते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहां पर 5 प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का, साथ साथ में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, नॉन एग्रेशन को प्रमोट करेंगे, साथ साथ में म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। 1950 वो समय होता है जब माओ जेडोंग इन्वेड करते हैं तिब्बत को, यानी कि 1949 में चाइना आज़ाद होता है, और इसके बाद आप देखोगे तो 1950 आते आते माओ जेडोंग जो है वो इन्वेड करते हैं तिब्बत वाले रीजन को। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो भारत जो है वो इसको लेकर के खुश तो नहीं होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते हैं। और उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा होता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जहाँ पे पाकिस्तान का साथ दे रहा होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वजह से भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत होता है, तो इसीलिए हमें लगता है कि चाइना के साथ हम रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं इंपीरियल पावर्स रूल करे होते हैं, तो दोनों का विचारधारा सेम होता है। इस वजह से आप देखोगे इंडिया दोस्ती का हाथ बढ़ाता है चाइना के पास में। भारत और चाइना के अगर हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर में सबसे बड़ा है 2150 किलोमीटर का, जहां पे अक्साई चीन एक अपने आप में मैटर ऑफ कंटेंशन बना होता है। मिडिल वाले रीजन में 625 किलोमीटर्स, जो बहुत ज़्यादा टेंशन की मैटर नहीं आता है। और नेक्स्ट है ईस्टर्न मैटर, जहां पे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो रीजन है वो आता है, जो कि बेसिकली 1987 तक ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नेफा। दरअसल 1826 में आप देखोगे ब्रिटिशर्स जो हैं वो डिफीट करते हैं बर्मीज को मणिपुर में और असम में, जो कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है। साल 1912 होता है जब चिंग डायनेस्टी जो है वो एंड होती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना का शुरुआत होता है। तिब्बत जो है वो अपने आप में खुद का एक नेशन होता है, तिब्बत अभी चाइना का पार्ट नहीं होता है। और 1914 आते आते शिमला कन्वेंशन साइन किया जाता है ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में, और मैकमोहन लाइन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 1865 में आप देखोगे तो जॉनसन लाइन बनाया जाता है, जहाँ पे अक्साई चीन जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया बताया जाता है, क्योंकि उस वक्त आप देखोगे तो चाइना जो है वो मना कर देता है इसको, और इसके बाद में वापस से मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन बनाया जाता है, जहाँ पर अक्साई चीन को हाफ इंडिया और हाफ चाइना का पार्ट बताया जाता है, जिसको लेकर के अगेन चाइना का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, और ब्रिटिश इंडिया को समझ आता है कि शायद चाइना मान गया है इस बात को, जो कि अपने आप में काराकोरम रेंज के बीच स्थित कुनलुन माउंटेन्स में है, और ये एक वाटरशेड लाइन बनाता है, यानी कि 2 नदियों के बीच का राह। 1957 में आप देखोगे तो अब यहाँ पे मैप डिस्प्यूट होने लग जाता है, क्योंकि जो चाइनीज प्रीमियर होते हैं जाओ एनलाई, दरअसल ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भारत के टेरिटरीज है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, इसको वो चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा दिखाते हैं, यानी कि लद्दाख और नेफा वाले रीजन में, और इसको वो क्लेम करते हैं। और
1959 में दलाई लामा जो हैं वो भारत आ जाते हैं और ये जो है वो माओ जेडोंग को पसंद नहीं आता है और वो तय करते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू को और भारत को एक सबक सिखाएंगे। और 1960 में जाओ एनलाई और नेहरू के बीच में एक मीटिंग होता है जहां पे वो इंसिस्ट कराना चाहते हैं कि चाइना जो है उसको आप नेफा दे दो, वो अक्साई चीन को क्लेम नहीं करेंगे, जिसको लेकर के नेहरू जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये दोनों ही रीजन्स जो हैं वो भारत का अपना हिस्सा है। और इसके बाद में आप देखोगे तो नेहरू जी फॉरवर्ड पॉलिसी को लॉन्च करते हैं, यानी कि जो बॉर्डर वाले रीजन्स हैं चाइना के साथ में वहां पे पेट्रोलिंग किया जाता है बाई डिफेंस के द्वारा। और इसी के साथ साथ आप देखो कि चाइना आर्म्ड को एग्जिस्टेंस पॉलिसी को भी लॉन्च करता है। और इसके बाद आप देखोगे 10 जुलाई 1962 लेह के चुसूल में 350 चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा आपको देखने को मिल जाएंगे और 22 जुलाई तक भारत उसका रिटेलिएट करता है। अगस्त में चाइना वापस से रिटेलिएट करता है थगला रिज में और फिर 10 अक्टूबर 1962 आप देखोगे 56 सोल्जर्स भारत के होते हैं और वहीं चाइना के 600 से ज़्यादा सोल्जर्स इकट्ठा हो जाते हैं और वॉर ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और सितंबर में ही आप देखेंगे 1962 में JS ढिल्लोन जो आर्मी के मेजर जनरल रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत जो है वो अनप्रिपेयर्ड था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना जो है वो वॉर डिक्लेयर करेगा। और अक्टूबर आते आते 20 अक्टूबर से आप देखोगे नवंबर तक ये वॉर चलती है 1962 का सिनो इंडिया वॉर, जिसमें मैसिव लेवल पे कैटास्ट्रॉफी होता है जहां पे 10 से 12 हज़ार जो भारतीय जवान होते हैं वो 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिसमें अपने आप में भारी नुकसान होता है। और इसी के साथ साथ में भारत के पास क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर हथियार नहीं होते हैं, इस वजह से भी हम हार जाते हैं। और साथ साथ में क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमें कहीं किसी और कंट्रीज़ की भी मदद नहीं मिलती है, फिर चाहे वो USSR हो, फिर चाहे वो USA हो, इस वजह से भी भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर हार जाता है, जो कि एक अपने आप में लेसन देता है कि कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी के साथ साथ में डिफेंस पर भी खर्च करना है, हमें अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना है, हमें कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और साथ साथ में हमें अपने ये जो पोरस बॉर्डर्स हैं इनको लेकर के सुरक्षा और बढ़ाना है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर की बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम में से किसी को ज़्यादा नहीं पता होता है। सबसे पहला सवाल, द क्वेश्चन ऑफ हु स्टार्टेड द वॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उस वक्त के जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं लियू शाओकी, उन्होंने श्रीलंकन लीडर फेलिक्स बंदार नाइके को ये भी कहा था कि जो 1962 का कॉन्फ्लिक्ट है वो हम इसलिए ही कर रहे थे कि डिमोलिश कर सके भारत के एरोगेंस को और इल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर। और यहाँ तक कि माओ जेडोंग एक नेपालीस डेलीगेशन को 1964 में बताते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम है भारत और चाइना के बीच में वो मैकमोहन लाइन नहीं है बल्कि तिब्बत पे उठाया गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वॉज द वॉर सिंक्रोनाइज्ड एज पर बीजिंग टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चाइनीज अटैक जो है वो दोनों ही सेक्टर्स बॉर्डर पे होता है, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख में अक्साई चिन वाले रीजन में जो कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में से एक है और अरुणाचल प्रदेश वाले तवांग वाले सेक्टर पर। फिर अगला सवाल जो बनता है वो ये कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन कहाँ होते हैं, क्योंकि उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो आप देखोगे उस वक्त कृष्णा मेनन जो हैं वो न्यूयॉर्क के विजिट पर होते हैं UN जनरल असेंबली के मीटिंग के लिए। नेहरू जी जो हैं वो कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए होते हैं। यहाँ तक कि जो लेफ्टिनेंट जनरल कॉल हैं, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो भी छुट्टियों पर होते हैं और जो डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो भी एक क्रूज पर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये बड़ा इनफेमस डिसीजन है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है 1962 के वॉर में, जो कि बताया जाता है एक प्राइम रीज़न हमारे हारने का। हाल ये तक हो जाता है कि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ जाती है, जहां पर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिकन असिस्टेंस की बात करते हैं और US के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी को लेटर लिखते हैं कि भारत को वो जेट फाइटर्स प्रोवाइड करें। लेकिन उस वक्त ऑलरेडी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है और साथ साथ में चाइनीज़ सोल्जर्स के पास में कोरियन वॉर से एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर वो विक्ट्री कर जाते हैं। सवाल ये भी होता है कि क्या पाकिस्तान भी प्लान कर रहा था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए उस वॉर के समय में। तो ब्रूस राइडल्स की किताब है जहां पे वो रिवील करते हैं कि चाइना ने प्रपोज करा कि अयूब खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं पाकिस्तान के, वो भी मन बनाते हैं भारत के ऊपर हमला करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। यहाँ तक कि
$500 मिलियन का प्रेसिडेंट केनेडी भी ऑफर करते हैं, लेकिन उनका असासिनेशन हो जाता है और ये मदद भारत तक नहीं पहुंच पाती है। और आज इंडिया चाइना वॉर को 60 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बॉर्डर टेंशंस आज भी है। आप देखोगे 2017 में डोकलाम वाले रीजन में, जहां पे वो चिकन्स नेक कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है भारत अपने नॉर्थ ईस्ट से, वहां पर आप देखोगे तो इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में क्लैशेस होते हैं। और फिर वर्ष 2020 में गलवान वाले वैली के पास में, जहां पे लद्दाख के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, पेंगोंग सो लेक के पास में। और इसी वजह से आप देखोगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत आने वाले 2 से 3 साल में चाइना को पीछे छोड़ देगा, और हम बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना का सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो भी भारत के ही हाथों में है, जिसको लेकर के हमने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो करा है। और अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है, जिसमें इंडिया चाइना एक प्राइम आप देख सकते हो कि रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो करा है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी भी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि किस प्रकार से पाकिस्तान से पीओके हम लेने की बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ में वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, और अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब जब करोगे तो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।